तो दोस्तों, फैंटास्टिक फोर की नई फिल्म मैंने देख ली है और आज का ये वीडियो मेरी ऑनेस्ट रिव्यू है, बिल्कुल बिना किसी शॉर्टकट के। पूरा ब्रेकडाउन मार्वल के ऊपर इस फिल्म को लेकर बहुत बड़ा दारोमदार था, क्योंकि एवेंजर्स डूम्सडे से ठीक पहले ये उनकी आखिरी थिएट्रिकल एंट्री मानी जा रही थी, तो उनके लिए जरूरी था कि ये फिल्म एक बैंगर साबित हो। लेकिन हाल ही में आपने देखा होगा, मार्वल ने अब डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स दोनों को डिले कर दिया है और अब उनके पास मौका है एक और बड़ी फिल्म रिलीज करने का, स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। तो हाँ, इसका मतलब है कि फैंटास्टिक फोर के ऊपर से थोड़ा प्रेशर कम जरूर हुआ है। लेकिन असली सवाल ये है, क्या ये फिल्म हाइप पर खरी उतरती है? लेकिन इतना जरूर कहूंगा, मार्वल के लिए ये क्वालिटी की दिशा में एक सही कदम है। हाँ, फिल्म में कुछ छोटी मोटी कमियां हैं। मैं इसे परफेक्ट तो नहीं कहूंगा, जैसे हाल ही में आई सुपरमैन फिल्म थी। कुछ बहुत अच्छी बातें थी, लेकिन कुछ बड़ी कमजोरियां भी। एक बहुत जरूरी हेड्स अप, इस फिल्म में 2 पोस्ट क्रेडिट सीन्स हैं, तो क्रेडिट्स खत्म होने तक थिएटर से बिल्कुल मत उठिए। मैं इन दोनों सीन्स पर एक अलग स्पॉइलर वीडियो बनाऊंगा। अगर आप जैक कर्बी और स्टैन ली के कॉमिक्स के पुराने फैन हैं, तो ये फिल्म आपको नॉस्टैल्जिया की राइड पर ले जाएगी। लिटरली ईस्टर एग से फिल्म ठूंसी हुई है और 1960s के रियल लाइफ पॉप कल्चर को भी बहुत ही खूबसूरती से इंक्लूड किया गया है। टोन और एस्थेटिक के मामले में वाइब कुछ ऐसा है, हाफ जैक कर्बी, हाफ स्टैनली कुब्रिक्स 2001 अ स्पेस ऑडिसी। और सच कहूं तो अगर बोरो करना है तो मास्टर से ही करना चाहिए, राइट? डायरेक्टर मैट शाकमैन, वांडाविजन वाले, ने इस फिल्म को एक बोल्ड डायरेक्शन दी। इसे अल्टरनेट यूनिवर्स के 1960s में सेट किया और प्योर जैक कर्बी स्टाइल में इसे स्क्रीन पर उतारा। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है गैलेक्टस। ना कोई फ्लोटिंग स्मोक, बल्कि इस बार पूरी तरह से कॉमिक एक्यूरेट गैलेक्टस, साथ में उसका हेरल्ड भी। गैलेक्टस। और अनलाइक पहले की एफएफ फिल्म्स, इस बार क्रिएटर्स ने डर नहीं दिखाया कि ज्यादा एक्यूरेट दिखेगा तो लोग हंसेंगे। इस फिल्म ने सबके मुंह बंद कर दिए। सुपरमैन मूवी की तरह ये भी एक कॉमिक बुक कम टू लाइफ एक्सपीरियंस है। हाँ, कभी कभी ये टोन थोड़ा गूफी भी लगता है, लेकिन वो भी इंटेंशनल है। 1960s के डायलॉग्स और एनर्जी को पकड़ने के लिए एक और बड़ा क्रिएटिव स्विंग था। फ्रैंकलिन रिचर्ड्स यानी रीड और सू का बच्चा। जैसे स्टार वॉर्स ने ग्रोगू और पेड्रो पास्कल का फॉर्मूला अपनाया, मार्वल ने भी वही किया। लेकिन यहाँ फ्रैंकलिन सिर्फ क्यूटनेस के लिए नहीं है, वो फिल्म की कहानी का असली केंद्र है। डायरेक्टर मैट शाकमैन ने कहा, उनका आइडिया था सबसे बड़े, सबसे पुराने कॉस्मिक एंटिटी गैलेक्टस को टकराया जाए सबसे छोटे और नए कॉस्मिक बीइंग फ्रैंकलिन रिचर्ड्स से। फ्रैंकलिन का आर्क डायरेक्टर के अपने बेटी के साथ रिलेशनशिप से इंस्पायर्ड था और वो इमोशन स्क्रीन पर साफ झलकता है। जॉन वॉट्स, स्पाइडरमैन ट्रिलॉजी के डायरेक्टर, बर्नआउट की वजह से इस प्रोजेक्ट से हट गए थे और तभी मैट शाकमैन ऑन बोर्ड आए। वॉट्स की विजन 1960s पीरियड पीस नहीं थी। जो वर्जन हमें मिला वो शायद उससे कहीं बेहतर है। फैंटास्टिक फोर को भी एक पास्ट एरा में ले जाकर फ्यूचर के लिए स्पेस दी गई है। डूम्सडे के डूम्सडे चेयर और थंडरबोल्ट्स वाले पोस्ट क्रेडिट से ये भी पता चलता है कि ये कैरेक्टर्स आने वाले एमसीयू में क्या-क्या करने वाले हैं। सुपरमैन मूवी की तरह इस फिल्म का भी टोन बहुत होपफुल और ऑप्टिमिस्टिक है, लेकिन डीसी की तरह एलियन या गॉड लेवल सिंबलिज्म से नहीं, बल्कि फैमिली से। रीड, सू, जॉनी और बेन के बीच की बॉन्डिंग ही फिल्म की सोल है। अब कुछ लोग कहेंगे कि पेड्रो पास्कल हर जगह नजर आते हैं, पर हियर्स द थिंग, इस फिल्म में उनका रीड रिचर्ड्स जेन्युइनली फ्रेश लगा। ना जॉन क्रासिंस्की की तरह लगे, ना युवान ग्रुफुड की तरह, एकदम अलग और फिर भी ऑथेंटिक टू द कॉमिक्स। और बोनस फैक्ट, युवान ग्रुफुड खुद प्रीमियर में मौजूद थे। ओल्ड एक्टर्स का नए एक्टर्स को सपोर्ट करना हमेशा हार्ट वार्मिंग होता है। अनलाइक डीसी, जहां मामला अक्सर बिगड़ जाता है, वनेसा कर्बी इस फिल्म की इमोशनल एंकर है। जहां रीड है स्मार्टेस्ट मैन अलाइव, वहीं सू को बनाया गया है मोस्ट इमोशनली स्मार्ट पर्सन। फिल्म में वो सिर्फ एक टीम मेंबर नहीं, बल्कि पूरी टीम की इमोशनल बैकबोन है। एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल हो या इमोशनल, वो टीम को जोड़कर रखती है। बेन ग्रिम का किरदार निभाया है इबन मॉस बचराच ने, जो पहले द बेयर और पनिशर में दिख चुके हैं। अब कोई रबर सूट नहीं, बल्कि फुल ऑन मोशन कैप्चर परफॉर्मेंस, हल्क स्टाइल। उनकी और जॉनी स्टॉर्म की बैंटर, मजाक, फाइट्स, सब कुछ एकदम ऑथेंटिक लगा। माइकल चिकलेस अपनी तरफ से एक टोटल जेंटलमैन निकले और उन्होंने नए फैंटास्टिक फोर एक्टर्स के लिए बहुत ही तारीफ भरी बातें कही। अब बात करते हैं इस नई फिल्म के सबसे बड़े बदलाव की, हर्बी कैरेक्टर को लेकर। पिछली फिल्मों में हर्बी को कभी सीरियसली लिया ही नहीं गया। वो इतना गूफी, इतना सिली माना जाता था कि फिल्म मेकर्स ने उसे इंक्लूड करने की हिम्मत ही नहीं की। लेकिन इस बार हर्बी को एक ऐसा मेंबर बनाया गया है जो सच में फैमिली का हिस्सा लगता है।
बाकी कैरेक्टर्स उस पर भरोसा करते हैं, उससे अफेक्शन रखते हैं और जिस तरह से वो उसे ट्रीट करते हैं, बिल्कुल किसी परिवार के सदस्य की तरह। अब सवाल ये है, मार्वल कब हर्बी वाले रोबोट्स बेचना शुरू करेगा? अब आते हैं सबसे बड़ी कॉस्मिक धमाके पर, गैलेक्टस और सिल्वर सर्फर। राल्फ फिनेसन ने गैलेक्टस के रोल में कमाल का काम किया। इस कैरेक्टर को एक ब्लेंड किया गया है मोशन कैप्चर और वीएफएक्स का। और हाँ, उन्होंने गैलेक्टस का एक्चुअल कॉस्ट्यूम पहनकर कुछ रेफरेंस सीन्स भी शूट किए थे। उम्मीद है मार्वल उन बिहाइंड द सीन्स शॉट्स को रिलीज करेगा। गैलेक्टस को एक अनस्टॉपेबल कॉस्मिक फोर्स की तरह प्रेजेंट किया गया है, एक एंशिएंट गॉड लाइक एंटिटी जो किसी से नहीं रुकता। वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बीइंग्स इन द एंटायर मार्वल यूनिवर्स। और फिर आती हैं जूलिया गार्नर, जिनको लोग सिल्वर सर्फर कह रहे हैं, लेकिन असल में वो गैलेक्टस की हेरल्ड हैं, शालाबाल, जो कॉमिक्स में भी कैनोनिकल कैरेक्टर है। नॉरन राड के बाद उन्होंने गैलेक्टस की सेवा की थी। ट्रेलर्स में वो जितनी प्रोमिनेंट दिखती हैं, मूवी में उनका रोल थोड़ा कम है, लेकिन गैलेक्टस की स्टोरी में उनका हिस्सा बहुत इंपॉर्टेंट है। उनकी प्रेजेंस पूरे प्लॉट को शेप देती है। अब मूवी की बात करें तो ये लूजली बेस्ड है क्लासिक कॉमिक स्टोरी लाइन पर, द कमिंग ऑफ गैलेक्टस। लेकिन कुछ कैरेक्टर्स को बदला गया है और गैलेक्टस के अर्थ पर आने की वजह भी थोड़ी अलग है। एकदम कॉपी पेस्ट वर्जन नहीं है, बट इट रिटेन्स द इमोशनल वेट। अब जो बात थोड़ी खटकती है वो है मूवी का पेसिंग। गैलेक्टस की एंट्री के बाद जो थर्ड एक्ट आता है, उसमें स्केल इतना बड़ा हो जाता है कि कुछ सीन्स इमोशनली डिस्कनेक्ट करने लगते हैं। लेकिन फिर भी टीम केमिस्ट्री शानदार है। सारे एक्टर्स एक साथ बहुत मजेदार लगते हैं और उनकी बॉन्डिंग आपको फिल्म से जुड़े रखती है। अब सोचिए, जब यही कैरेक्टर्स रूसोस के हाथ में जाएंगे एवेंजर्स डूम्सडे के लिए, तो क्या होगा? इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में रूसोस ने जिस तरह से अलग अलग कैरेक्टर्स को बैलेंस किया, वो देखने लायक था। अब वो गैलेक्टस जैसे थ्रेट को कैसे हैंडल करेंगे, ये देखना बहुत एक्साइटिंग होगा। वैसे मैट शॉकमैन, जिनका नाम वांडाविजन के पीरियड एपिसोड से जुड़ा है, उन्होंने इस 1960s टोन वाली फैंटास्टिक फोर मूवी को बहुत अच्छे से मैनेज किया है। मूवी का लुक एंड फील आईमैक्स में जेन्युइनली एपिक लगता है, स्पेशली जब गैलेक्टस स्क्रीन पर आता है। दैट स्केल, दैट प्रेजेंस, गूज़बम्प्स गारंटीड। गैलेक्टस को मार्वल को वापस लाना ही चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ फैंटास्टिक फोर का हिस्सा नहीं है, वो पूरे मार्वल यूनिवर्स की मिथोलॉजी का फाउंडेशन है। और अब बात फ्रैंकलिन रिचर्ड्स की। अब जब एमसीयू में वो ऑफिशियली एग्जिस्ट करता है, एक ऐसे कैरेक्टर के तौर पर जो शायद पूरे यूनिवर्स का सबसे पावरफुल म्यूटेंट हो, तो फिर उसके साथ फ्यूचर में क्या किया जाएगा? ऐसे कैरेक्टर्स के साथ बैलेंसिंग एक्ट बहुत मुश्किल होता है, लेकिन पॉसिबिलिटीज बहुत एक्साइटिंग है। ये साफ है कि मार्वल इस फिल्म के जरिए अपने फ्यूचर प्लान्स का बेस सेट कर रहा है। पिछले कुछ सालों में उन्होंने काफी सारी चीजें प्लान की, लेकिन पे ऑफ नहीं मिला। पर इस बार ऐसा लगा जैसे मार्वल वापसी की राह पर है, एक प्रॉपर कॉमिक बुक टोन के साथ। अब एक चीज जो थोड़ी ऑफ लगी, वो था थंडरबोल्ट्स का पोस्ट क्रेडिट सीन और अवेंजर्स डूम्सडे से जुड़ा हुआ डूम्सडे चेयर रिवील। असल में ये सीन थोड़ा स्पॉइल कर देता है कि फैंटास्टिक फोर के कैरेक्टर्स आखिर में कहां पहुंचते हैं, जबकि आपने मूवी अभी देखी भी नहीं होती। इसकी वजह शायद वो सारी डिलेज हैं। कोविड की वजह से प्रोडक्शन टला, स्ट्राइक्स हुए और रिलीज स्केड्यूल पूरी तरह से बिगड़ गया, वरना ये रिवील्स शायद कहीं बाद में होते। वैसे साउंड ट्रैक की बात करें तो माइकल जियाकिनो ने बैकग्राउंड स्कोर में फिर कमाल कर दिया। और जैसे वो हर बार अपने ट्रैक्स के नामों में फनी रेफरेंसेस डालते हैं, इस बार भी उनका म्यूजिक एल्बम सुनना अपने आप में एक फन एक्सपीरियंस है। और हाँ, वो सिर्फ कंपोजर ही नहीं, वेयरवुल्फ बाय नाइट भी उन्होंने डायरेक्ट किया था। सो ही इज अ ट्रू क्रिएटिव पावर हाउस। अब टोटल बात करें तो ये फिल्म परफेक्ट नहीं है, लेकिन ये एमसीयू के लिए एक स्ट्रॉन्ग स्टेप फॉरवर्ड है। एक रिमाइंडर है कि कॉमिक बुक एक्यूरेसी काम करती है, और इसी पाथ पर अगर एक्समैन को भी लाया जाए तो फ्यूचर में हमें कुछ लेजेंडरी चीजें देखने को मिल सकती हैं। और अब तो हम सब इंतजार कर रहे हैं गैलेक्टस के आगे के चैप्टर्स, सिल्वर सर्फर की डीपर स्टोरी लाइन और फ्रैंकलिन रिचर्ड्स की अल्टीमेट पावर की फ्यूचर आर्क्स के लिए। ये सारी स्पॉइलरी बातें हम बाद में करेंगे जब मेरी पोस्ट क्रेडिट सीन वाली वीडियो आएगी। तब तक कमेंट्स में अपने नॉन स्पॉइलर रिएक्शंस जरूर शेयर करें, और हाँ, अलर्ट्स इनेबल कर लें ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। और मिलते हैं अगली वीडियो में।